नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। लाउड एंड क्लियर की शुरुआत करने वाले हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर मॉस्को से। अब से कुछ ही देर बाद रूसी संसद में राष्ट्रपति पुतिन का संबोधन, और इस संबोधन से पूरी दुनिया डरी हुई है क्योंकि पुतिन आज कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। इस बड़े ऐलान को देखते हुए विश्व युद्ध का संपूर्ण प्लान है क्या? क्योंकि इस वक्त पुतिन के संबोधन पर सबकी नजर है, दुनिया की नजर है। कुछ ही देर बाद पुतिन का संबोधन, यूक्रेन स्वीडन को नेटो में शामिल करने से पुतिन नाराज। बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ स्ट्राइक का ऐलान भी संभव है क्योंकि रूस में अचानक तेज होती परमाणु गतिविधि को देखते हुए भी बड़ी खबरें और डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए अब से थोड़ी देर बाद पुतिन के ऐलान, जहां विश्व युद्ध को देखते हुए ऐलान भी क्या संभव है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए क्योंकि थोड़ी देर में पुतिन के इस संबोधन में नजर रहेगी इस बात पर कि क्या यूक्रेन और स्वीडन को नेटो में शामिल करने से पुतिन की नाराजगी आज के इस बयान में एक बार फिर सामने आएगी। क्या फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ स्ट्राइक का ऐलान पुतिन कर सकते हैं? रूस में अचानक तेज हुई परमाणु गतिविधि को देखते हुए भी ऐलान पर नजर है। पुतिन के संबोधन पर थोड़ी देर में, अभी फिलहाल एक बार फिर से बता दें, थोड़ी देर में पुतिन का राष्ट्र के नाम यह संबोधन है, जहां बड़ी खबर अब TV9 भारतवर्ष आपको बताएगा नेटो की प्लानिंग के बाद पुतिन के संबोधन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने एक बयान दिया था। वो बयान क्या था? फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा था नेटो के सैनिक यूक्रेन भेजे जाएं। एक बार फिर से सुनिए मैक्रो का ये बयान। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्रो के इस बयान के बाद टाइमिंग पुतिन के संबोधन को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां इमैनुअल मैक्रो ने कहा था नेटो के सैनिक यूक्रेन भेजे जाएं। अब मैक्रो के बयान के एक दिन बाद इस संबोधन पर दुनिया की नजर है, क्योंकि आज के इस संबोधन से साफ हो जाएगा कि युद्ध के तीसरे साल में पुतिन क्या बड़े फैसले ले रहे हैं। अब पुतिन के संबोधन को लेकर रूस में भी बहुत बड़ी तैयारी। एक और खबर आपके सामने, जहां 17 शहरों के सिनेमा हॉल में भाषण का होगा प्रसारण। एक बार फिर से जानिए किस तरीके से प्रसारण को देखते हुए रूस में भी बड़ी तैयारी की गई है, और 17 सिनेमा हॉल्स में पुतिन के भाषण का प्रसारण होगा। थोड़ी देर में संसद में पुतिन का यह संबोधन, जिसकी एक एक तस्वीर और किए जा रहे ऐलान की जानकारी आपको देगा TV9 भारतवर्ष। अब मैक्रो को पुतिन के करीबी की बड़ी धमकी। एक और इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि मैक्रो की सेना का हश्र नेपोलियन की सेना की तरह होगा। पुतिन के करीबी ने 1812 के हमले का जिक्र किया है। इस हमले का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि इमैनुअल मैक्रो ने जिस तरीके से नेटो के ट्रूप्स को यूक्रेन भेजने की बात कही है, उसके बाद ये बड़ी धमकी मैक्रो को पुतिन के करीबी की है, जहां मैक्रो की सेना का हश्र नेपोलियन की सेना की तरह होगा, ये बात कही गई। अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का यह बड़ा बयान आखिर था क्या? बहुत बड़ा बयान इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों की सेना यूक्रेन जा सकती है। इमैनुअल मैक्रो ने यह कहा रूस के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं नेटो देश, और रूस के खिलाफ कई देश यूक्रेन भेज सकते हैं अपने सैनिक। अब रूस को हराने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कहते हुए इमैनुअल मैक्रो ने यह बयान दिया है, और साफ तौर पर कह दिया कि रूस के खिलाफ कई देश यूक्रेन भेज सकते हैं अपने ट्रूप्स, अपने सैनिक, और रूस के खिलाफ जंग में अगर नेटो उतरते हैं, नेटो देश उतरते हैं, तो जाहिर सी बात है पुतिन की चेतावनी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस और नेटो के बीच सैन्य ताकत का यह समीकरण आखिर क्या है? ग्राफिक्स के जरिए एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि इस सैन्य ताकत को परखना बहुत जरूरी है। आज के इस हालात में जिस तरीके से ये डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं, मेरे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी भी इस वक्त मेरे साथ हैं। और सुमित, किसकी कितनी क्षमता है रूस वर्सेस नेटो की बात आज इस लिहाज से जिस समय पर हम कर रहे हैं, उसमें इस सैन्य ताकत को देखते हुए एक्टिव सैनिकों की संख्या देखिए, और साथ ही सेना के जवान नेटो के पास है 54,05,700, जबकि रूस के पास है 13,50,000। रिजर्व फोर्स का डेटा भी आपके सामने रखेंगे। पैरा यूनिट्स किसके पास कितनी हैं, कुल एयरक्राफ्ट किसके पास कितने हैं, फाइटर्स कितने हैं, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट कितने हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कितने हैं, स्पेशल एयरक्राफ्ट कितने हैं। यह सैन्य ताकत का जिक्र इस वक्त इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी अब से थोड़ी देर बाद पुतिन के राष्ट्र को दिए जा रहे संबोधन पर नजर है। सुमित, सबसे पहले इसी बारे में आपसे जानकारी। बिल्कुल, आपने सुरभि कंपैरिजन तो बता दिया, लेकिन रूस के लिए एक अपर एज या फिर आप कह सकते हैं एक बड़ी क्षमता या फिर एक बड़ी मजबूती ये है कि रूस को ये जंग अपने इलाके में नहीं बल्कि यूक्रेन के आगे
आप यूरोप के इलाके में लड़नी है, तो सबसे ज्यादा खोने के लिए यूरोपियन देशों के पास, नाटो देशों के पास यह है कि वो इस जंग को यूक्रेन से निकालकर अपने इलाकों में ले आएंगे। और रूस जो बात आप कह रहे हैं उसी को देखते हुए ग्राफिक्स होगा, और मैं चाहूंगी तब आप मुझे अपर गोप्रो में ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हम ये देखेंगे कि आखिर किस तरीके से रूस ये बड़ी तैयारी के तहत ऐलान अगर करता है तो कौन कौन से देश इसकी चपेट में आ जाएंगे। इसी बारे में चर्चा के लिए आपको बता दूं, फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमिताभ सर, स्वागत है आपका। और आज के इस लिहाज से चर्चा जरूरी है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद 25 मिनट बचे हैं और उसके बाद पुतिन का राष्ट्र के नाम संबोधन। देखिए, अभी जो इमैनुअल मैक्रोन ने बोला है वो एक तरह से पुतिन के लिए काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं करीब 10 दिन बाद। Exactly. और जो भी जिनको भी प्रॉब्लम होगी पुतिन से, राष्ट्र के नाम पर उनको इस स्टेटमेंट से फायदा मिल जाएगा। और पुतिन ने भी इसका करारा जवाब दिया है, या उनके जनरल्स ने भी, कि 1812 में नेपोलियन भी आया था वहां, उसने भी अटैक करके हालांकि मॉस्को जीत लिया था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि उनको हार के वापस जाना पड़ा और एक बहुत बड़ा सैन्य बेड़ा उनका वहां खत्म हो गया। और इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, जिसका ना अमेरिका अनुमोदन करता है, ना ब्रिटेन अनुमोदन करता है, ना नेटो करता है, इमैनुअल मैक्रोन के लिए भी एक डिफेंसिव पोजीशन, आप 1-2 दिन में हम देखेंगे वो भी स्टेटमेंट आ ही जाएगा, कि इस तरह के हेल्पफुल एटीट्यूड को जो वो दिखा रहे हैं। और फ्रांस हमेशा से एक अलग धारा लेके चला है इस पूरे युद्ध में। वो हमेशा से ये कहता है कि हमें रूस से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए और युद्ध का अंत होना चाहिए। और चीन जब वो गए थे इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा कि फ्रांस या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है चाइना के वसाल स्टेट नहीं है, यानी उनसे उपराज्य नहीं है, इसलिए अमेरिका को उनके साथ रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट देके, खासकर जब यूएस में भी इलेक्शंस हैं और रूस में इलेक्शन होने वाले हैं, ये वहां के हालात को और पुतिन के लिए कंडीशंस बेटर। अब ये जो टाइमिंग का लगातार आप जिक्र कर रहे हैं, चुनाव होने से पहले और अब जो संबोधन होने वाला है, उस लिहाज से एक और बड़ी खबर है, क्योंकि 3 दिन पहले ही पुतिन ने भी चेतावनी दी थी। अब ये चेतावनी क्या थी? यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने की चेतावनी। बड़ी खबर बता दें, पुतिन ने परमाणु बॉम्ब के इस्तेमाल की भी बात कही थी। इसी बारे में एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि परमाणु युद्ध की धमकी जिस तरीके से लगातार इस दौरान मिल रही है, जाहिर सी बात है वेस्ट भी लगातार इसको लेकर बड़े स्पेकुलेशंस लगाता आया है कि रूस किस हद तक परमाणु युद्ध की चेतावनी देता आया है। और बड़ा सवाल अब इस चेतावनी को देखते हुए यही है, जहां 3 दिन पहले आपको बता दें पुतिन ने दी थी चेतावनी, यूक्रेन को नेटो में शामिल ना करने की। ये चेतावनी क्या थी, सुनिए। Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. कि किसी ना किसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि अब बातचीत के जरिए कोई हल निकल सके, लेकिन पुतिन की परमाणु तैयारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और डिटेल आपके सामने, जहां रूसी सेना ने परमाणु बॉम्ब के इस्तेमाल का अभ्यास किया है, अब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार चलाने के लिए ड्रिल हुई है। रूसी सेना के लीक डॉक्यूमेंट से खुलासे को लेकर बड़ी खबर अब आपके सामने, जहां आपको बता दें फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। तो पुतिन का आखिर ये परमाणु प्लान है क्या? किस तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स के सामने आने के बाद बड़े खुलासे हुए हैं? आपको बता दें यूरोप अमेरिका के लिए ये रेड अलर्ट है। क्यों? क्योंकि जमीन, हवा, समुद्र से परमाणु हथियार दागने के युद्धाभ्यास को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। यूरोप एशिया के सीमित युद्ध क्षेत्र में दागने के लिए अलग तरह के हथियारों को डिजाइन किया गया है। यहां तक कि अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले परमाणु बॉम्ब का डिजाइन भी अलग है। और इस बीच परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर ऑपरेटिंग सिद्धांतों पर चर्चा हुई है। रूस के परमाणु प्लान पर चीन की 100% मुहर भी है। हालांकि फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के आधार पर जो दावे किए जा रहे हैं, आपको हम ये भी बता देते हैं रूस के पास आखिर कितनी बड़ी परमाणु शक्ति है और पुतिन के पास कितने परमाणु बॉम्ब है। ये आंकड़ा अब आपके सामने, क्योंकि रूस के पास करीब 5,977 परमाणु हथियारों का अनुमान है। 1588 परमाणु हथियारों की अलग अलग जगह तैनाती को लेकर भी दावे किए जाते हैं। 10 पनडुब्बियों में 800 परमाणु वॉरहेड की तैनाती। आदेश मिलने के चंद सेकंड के अंदर परमाणु हमला संभव है। 400 परमाणु हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और रूस की मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं। इन तमाम स्पेक्यूलेशंस के बीच सवाल अमिताभ सर वहीं पर आता है, आज के इस संबोधन में क्या मैसेज वेस्ट को दिया जाएगा? देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि अभी इलेक्शन है
पुतिन के, जिसमें वो जाहिर है वो जीतने वाले हैं, लेकिन एक माहौल बनाया जाएगा कि इलेक्शंस को लेजिटिमाइज किया जाए, न कि सिर्फ रूसी जनता के लिए बल्कि दुनिया के लिए, ये दिखाने के लिए कि रूस एक बहुत बड़ा पावर है। जो मुझे लग रहा है उसमें जो वाक युद्ध चल रहा है इस समय, उसमें पुतिन ये बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसी भी तरह वेस्ट या नेटो या जितने भी पश्चिमी राष्ट्र हैं वो रूस को कमजोर न समझे। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की बात इमैनुअल मैक्रोन ने जैसा किया है, जैसा कहा है, अगर वो करते हैं तो उसका प्रतिकार किया जाएगा उन आणविक शस्त्रों के इस्तेमाल से, और वो इस बात को स्पष्ट करेंगे। खासकर ये बात पर वो एम्फसाइज करेंगे कि अब तक क्या हुआ है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। हाल ही में जो अमेरिकी पत्रकार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था, और वो रूसी जनता के लिए खास करके था, रूसी यूक्रेन जो है वो रूस का पार्ट था, रूस के इतिहास से जुड़ा हुआ है, वो एक लोग है, सिर्फ एक वेस्टर्न नैरेटिव के चलते यूक्रेन जो है। ऐसे में दो इंपॉर्टेंट इश्यू सर, और सुमित मैं चाहूंगी क्योंकि हम इस बारे में जिक्र भी कर रहे थे, प्रिजनर्स को स्वैप करना ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू, और आपको नहीं लगता कि विद इन रशिया एक वॉर ऑफ फटीग को देखते हुए रशियंस के बीच में ही एक अलग रिएक्शंस देखने को मिले इस वॉर को देखते हुए? देखिए बिल्कुल, लेकिन वो आप मान के चलिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको उन सिटीज में नजर आया, आपको सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, लेकिन अगर आप जरा दूर दराज के इलाके, क्योंकि मैं रशिया ट्रैवल किया उस समय जब पूरी जंग थी, वो चीजें आपको इन सिटीज के बाहर कहीं नहीं मिली, और वो भी बहुत छुटपुट, क्योंकि बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया। इलेक्शंस का यहाँ पर सुमित जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है, तो साइन ऑफ वॉर फटीग को देखते हुए आपको लगता है एक मैसेज अपने ही रशियंस को देने की पुतिन कोशिश करेंगे? बिल्कुल, ये पूरा का पूरा एड्रेस अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, फिर आप कह सकते हैं कि अपने नेशनल्स को देने की कोशिश की जाएगी कि देखिए पिछले एक साल में जंग इस मुहाने पे पहुंच चुकी है, हमने ये बढ़त हासिल की है, लगातार हमारे देश पर जो हमला, आपको याद होगा व्लादिमीर पुतिन ने एक बात कही थी कि जंग उन्होंने शुरुआत की है, खत्म हम करेंगे। तो ये इस तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश की जाएगी रशियन मासेस के अंदर कि देखिए जंग जो हमने शुरुआत की थी, 2 साल पूरे हो चुके हैं, हम यहां पहुंच चुके और हमने अपने इलाके को सिक्योर कर लिया। हमारी जो डिपेंडेंसी, हमारे पर जो सैंक्शंस लगाए गए थे, हमने उसको ओवरकम भी कर लिया। हमारी जो आप कह सकते हैं इकोनॉमी, वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल होने जा रही है। तो ये कोशिश की जाएगी, और यही वजह है कि अब व्लादिमीर पुतिन ना सिर्फ इस इलेक्शन से पहले ये एड्रेस करना चाहते हैं, बल्कि आप देखें कि 220 किलोमीटर की जो आप कोस्टल लाइन, जिसको हम यूक्रेन की लाइफलाइन कहा जाता था, कहते हैं कि उस कोस्टल लाइन को सिक्योर करना, अपने हाथ में लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, और रूस वो कर चुका है। चाहे वो आप क्रीमिया की बात कर लीजिए, चाहे वो ओडिशा के अंदर डिस्टर्बेंस की बात कर लीजिए, रूस ने उसको भी सेटल डाउन करना शुरू कर दिया। तो आपको लगता है ये सही टाइम है ये क्वेश्चन करना कि क्या रूस गवर्न करने के लिए भी तैयार है या नहीं? इस पर आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच पुतिन की धमकी के बीच नेटो का बयान, एक और बड़ी खबर, नेटो यूक्रेन के पक्ष में खड़ा रहेगा, यूक्रेन नेटो में शामिल होकर रहेगा, नेटो यूक्रेन काउंसिल के जरिए संबंध मजबूत। एक बार फिर से बता दें, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां नेटो की तरफ से भी अब पुतिन की धमकी के बाद ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां नेटो यूक्रेन के पक्ष में खड़ा रहेगा, यूक्रेन नेटो में शामिल होकर रहेगा, और नेटो यूक्रेन काउंसिल के जरिए संबंधों की मजबूती को लेकर ये जो दावे किए जा रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त है। और अब से थोड़ी ही देर बाद बड़ा ऐलान रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 2:30 बजे का वक्त, जब राष्ट्र के नाम पुतिन का ये संबोधन होगा। We are deepening our political ties through the NATO-Ukraine Council, where we consult and make decisions together. Ukraine will join NATO. It is not a question of if, but of when. As we prepare you for that day, NATO will continue to stand with Ukraine for your security and for ours. तो बड़ी खबर है, रूसी संसद में तेज होती गतिविधियां और तस्वीरें भी लगातार आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा, कैसे अब से कुछ ही देर बाद रूसी संसद में पुतिन की एंट्री होगी, और कुछ ही देर बाद पुतिन का राष्ट्र के नाम है संबोधन। नेटो के खिलाफ बड़ा ऐलान पुतिन कर सकते हैं, पूरी दुनिया की नजर पुतिन के संबोधन पर है, और आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश के नाम जिस तरीके से संबोधन करेंगे, फेडरल असेंबली की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनकी ये एनुअल स्पीच है, लेकिन चुनाव से पहले पुतिन की ये आखिरी आधिकारिक स्पीच है, जिसके बहुत मायने हैं। आपको बता दें, रूस में 15 से 17 मार्च तक राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं, और इलेक्शन से पहले ही पुतिन का राष्ट्र के नाम ये संबोधन बहुत मायने रखता है, और यही वजह है कि आपको बता दें, रूस में ही सिनेमा घरों में भी, थिएटर्स में भी उनके इस स्पीच का प्रसारण होगा। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, टाइमिंग इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच
युद्ध का ये तीसरा साल है और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर शिवाज सर इस वक्त हमारे साथ है, जिनसे हम चर्चा डिफेंस के लिहाज से ये जानने और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन आज के इस भाषण में भी क्या वेस्ट को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश पुतिन की तरफ से होगी? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, पुतिन जो है आज उसको एडवांटेज है। जिस प्रकार से जो रूस अभी बढ़ रहा है अवधीका के जीतने के बाद, मुझे लगता है अब रूस की काबिलियत और क्षमता है कि वो और अंदर आ सकता है यूक्रेन में, और ये काफी डर अब नेटो को सता रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि हथियारों की कमी के कारण अम्यूनिशन हथियार नहीं है यूक्रेन में, इसीलिए ये लड़ाई जो है रूस अब ऐसा लग रहा है ये जीतता नजर आ रहा है। मगर ये सच्चाई है कि क्या नेटो इस युद्ध में शामिल हो सकता है? मुझे लगता नहीं कि नेटो ऐसी गलती करेगा कि इस युद्ध के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे, क्योंकि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड भेजता है तो फिर इसका दायरा बहुत बढ़ सकता है और ये लड़ाई एक फैल के थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है। और इसीलिए क्योंकि G20 में भी वर्चुअल संबोधन के दौरान पुतिन ने युद्ध को खत्म करने की बात पर जोर दिया था, क्या इस आधार से भी आपको लगता है कुछ ऐलान या कुछ बातचीत या कुछ मैसेज दिया जा सकता है? अब मुझे लगता है ये मैसेज अपने जो ऑडियंस है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्च में इलेक्शन है। वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर नेटो के ट्रुप्स आते हैं यूक्रेन में तो फिर रूस ऑल आउट जा सकता है और एक प्रकार से नेशनलिज्म को बढ़ावा देंगे रशिया में, और वो उसको फायदा देगा इलेक्शन के टाइम में। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैसेज भी भेजेंगे नेटो कंट्रीज को कि रूस किसी हद तक जा सकता है। मैं ये कहूं कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं इस लड़ाई में, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन न्यूक्लियर हथियारों की जिस तरीके से तैयारी को लेकर मनीष लगातार रिपोर्ट्स और दावे किए जाते हैं, उस आधार पर यह चर्चा इसलिए आगे कर रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन किस तरीके से बैकफुट पर आ चुका है ये पुतिन पहले भी साबित कर चुके हैं। बातचीत की टेबल पर लाने की नौबत क्या पुतिन यहां पर खुद लाने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन को? देखिए सुरभि, अहम बात यह है कि पुतिन की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं है और अमेरिका की मर्जी के बगैर जेलेंस्की बातचीत करेंगे नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जेलेंस्की ने अपने संसद में यह प्रस्ताव पारित कर दिया था कि रूस के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी, तो अब युद्ध ही बचता है। सवाल यह है कि युद्ध किस सीमा तक जाएगा। अब अहम बात यह है कि रूस की तरफ से यह कहा जाता है कि अगर यूक्रेन के पास F-16 फाइटर जेट आया और F-16 फाइटर जेट में न्यूक्लियर वेपन को कैरी करने की क्षमता है, तो फिर हम एक एक फाइटर जेट को चेक नहीं करेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियर बम है या नहीं है, बल्कि अगर हमें संदेह होगा तो हम उस समय प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी संभावना बनती है। दूसरी बात है जी, रूस किसी भी हालत में हार को स्वीकार नहीं कर सकता है। अगर रूस और नाटो के बीच सीधी जंग होती है तो वैसी स्थिति में न्यूक्लियर वॉर की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बीते 2 सालों में ऐसे बहुत सारे मौके आए, ऐसे बहुत सारे प्रोवोकेशन आए, लेकिन अब तक राष्ट्रपति पुतिन ने कभी भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। यह निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट राष्ट्रपति पुतिन को जाता है। लेकिन आज का संबोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले जब पुतिन ये बात कहेंगे तो वो एक बात फिर कहेंगे कि देखिए, युद्ध तो हम नहीं चाहते थे, उस समय भी युद्ध हम पे थोपा गया और आज भी नाटो सीधे हमसे लड़ना चाहता है, हमसे फिर युद्ध थोपा जा रहा है। और ऐसे में रूस के सभी लोगों को एकजुट होकर रूस के जो बात आपने कही है उसी को अगले नोट पर लेकर जाना चाहूंगी। और प्रोफेसर अमिताभ, ये तो पिछले एनुअल संबोधन में भी साफ तौर पर बात आई थी कि युद्ध हम पर थोपा गया है और इन्वेजन का नाम ऐसे जिस तरीके से दिया जाता है उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि पश्चिम देश कभी नहीं चाहते कि युद्ध का कोई हल निकले, इसलिए आज ये हालात है। देखिए, पुतिन ये बहुत पहले स्पष्ट कर चुके हैं और जो जेलेंस्की को मान्य नहीं है, वो कह रहे हैं कि अब तक जितनी टेरिटरी हमने कैप्चर की है यथास्थिति के आधार पर वार्ताएं होंगी। तो जाहिर है ये जेलेंस्की को मंजूर नहीं है, वेस्ट को मंजूर नहीं है। और पुतिन अभी नहीं, आपको याद होगा 2022 के दिसंबर से वो कह रहे हैं, जब समर काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने के 5 महीने पहले से कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन पुतिन और उनके जनरल ये समय का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, रीआर्म करने के लिए और ट्रेन करने के लिए नए तरह के सोल्जर्स को, और इसका वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। सुरभि, 15 से 17 तक वहां चुनाव है मार्च में। अगले 6 साल का वो एजेंडा सेट करेंगे, वो नेशनलिस्ट एजेंडा सेट करेंगे, वो प्रोग्रेस का एजेंडा सेट करेंगे। 2007 में जैसे आपको मैं बताऊं, इन्होंने एक प्रॉमिस किया था रूसी जनता को कि हम सकल घरेलू उत्पाद रूस का 65% बढ़ाएंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ 5.8% ही सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है।
ऐसे आश्वासन भी देंगे। उनके आश्वासनों का जो सार होगा वो ये होगा कि देखिए ये जो युद्ध हो रहा है या जो बाहर की गतिविधियां हो रही हैं देश के, उससे जो देश को फायदा होगा और जो देश के रीअसर्शन के लिए, नेशनलिस्ट रीअसर्शन के लिए फायदा होगा, हम उसका साथ देंगे। और ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे वेस्ट को कि देखिए अगर आप नेटो इसमें इन्वॉल्व होता है या सोल्जर्स, आर्टिलरी अगर वेस्ट की इस्तेमाल होती हैं, तो हम इसका एक न्यूक्लियर प्रतिकार करेंगे। और ये पहले भी पुतिन ने कहा है, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है और उनके कई नेताओं ने ये बात कही है कि अगर युद्ध की संभावना बढ़ती है या आगे जाती है तो हम न्यूक्लियर शस्त्रों का भी इस्तेमाल करेंगे। हालांकि वो इतने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहेंगे, लेकिन इशारा जरूर कर देंगे अपनी जनता को और बाहरी जनता को, वेस्ट को, कि वो न्यूक्लियर युद्ध के लिए भी, यानी आने वाले समय में अपने डोमेस्टिक लेवल पर, इसी में घरेलू और विदेशी नीति को लेकर जो सरकार की रूपरेखा रहने वाली है, इसको देखते हुए स्पीच में बड़ी बातों का ऐलान किया जाएगा।